हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका दोस्त राहुल और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द स्टडी 2.0 पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 6 फरवरी 2024 के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है, और लास्ट में ही आपके लिए रिवीजन पॉइंट भी रखे गए हैं कुछ स्टैटिक जीके के। तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके, और चैनल को पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट और पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सुल्तान इब्राहिम किस देश के राजा बने हैं? तो इनका जो राइट आंसर है मलेशिया। जो सुल्तान इब्राहिम है ये मलेशिया के राजा बने हैं। ऑप्शन नंबर जो डी है ये राइट आंसर है। आइए दोस्तों, इनके बारे में बात करते हैं। सुल्तान इब्राहिम जो है ये मलेशिया के 17वें नंबर के राजा बने हैं। और बता दें कि उनकी जो ताजपोशी है, जो उनको ताज पहनाया गया है, वो 31 जनवरी 2024 को उनकी ताजपोशी की गई है। सुल्तान इब्राहिम का संबंध जो है मलेशिया की जो जो एक राज्य है मलेशिया में, जोहोर, वहाँ से संबंधित है ये। तो ये जो है मलेशिया के जोहोर राज्य से रहने वाले हैं। राजा को इन जो सुल्तान इब्राहिम हैं इन्हें जो है डी परयुआन एगोंग के नाम से भी जाना जाता है। तो ये नाम थोड़ा सा याद रखेंगे। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इब्राहिम राजा जो हैं वो चुने गए हैं और ये 17वें राजा बने हैं। और बता दें कि मलेशिया में राजा का चुनाव जो होता है वो हर 5 साल में होता है। तो मलेशिया में जो राजा का चुनाव होता है हर 5 साल में होता है। तो मलेशिया में जो राजा हैं इस्लाम के प्रमुख और अर्ल्ड फोर्स के कमांडर इन चीफ के रूप में कार्य करते हैं। और यह जो है 9 शाही परिवार के मुखिया और 9 राज्यों के सुल्तान हैं होते हैं, जो बारी बारी से 5-5 साल के लिए राजा बनते हैं। साल 1957 में ब्रिटेन में आज़ादी के बाद मलेशिया में जो है राजशाही व्यवस्था बरकरार रही। तो जो 1857 के ब्रिटेन से आज़ाद होने के बाद जो मलेशिया है यहाँ पर जो है राजशाही व्यवस्था अभी तक बरकरार रही। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं मलेशिया के बारे में। मलेशिया की राजधानी जो है वो कुआलालंपुर है। और जो प्रधानमंत्री हैं यहाँ के वो हैं अनवर इब्राहिम। तो अनवर जो इब्राहिम है ये मलेशिया के यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और मुद्रा जो यहाँ की है वो है रिंगिट। तो याद रखेंगे, मुद्रा जो है वो है रिंगिट। और मलेशिया जो है वो दक्षिण पूर्वी एशियाई का एक प्रमुख देश है। तो दक्षिण पूर्व एशिया का एक प्रमुख देश है मलेशिया। आइए बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। लेकिन इससे पहले दोस्तों, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 अति ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया कि इंसानों में पहली ब्रेन चिप का प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया है? तो इंसानों में पहली जो है चिप बनाई गई है इंसानों में लगाने के लिए, तो इंसानों में ब्रेन चिप का जो प्रत्यारोपण किया गया है वो किया गया न्यूरालिंक के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर है दोस्तों। न्यूरालिंक द्वारा इंसानों में पहली ब्रेन चिप का प्रत्यारोपण किया जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके बारे में। ये जो है टेस्ला कंपनी के जो मालिक हैं एलोन मस्क। तो जो टेस्ला कंपनी के मालिक हैं एलोन मस्क के स्टार्टअप न्यूरालिंक ने इंसान के दिमाग में सर्जरी के जरिए एक चिप मतलब इम्प्लांट की है। यहाँ पर एक चिप लगाई जाएगी इंसानों के अंदर। तो यह जो है
डिवाइस के एक छोटे से सिक्के के आकार की होगी। याद रखें, जो 5 का सिक्का होता है वैसे आकार की ये चिप होगी, जो ह्यूमन ब्रेन और कंप्यूटर के बीच सीधे कम्युनिकेशन चैनल बनाएगी। ठीक है, बातचीत करने के लिए। दोस्तों, ये जो कंपनी है, इस चिप का नाम जो रखा है वो लिंक रखा है। तो कंपनी ने इसका जो नाम रखा है वो लिंक रखा है, तो थोड़ा सा ध्यान देना, लिंक है। और यह जो है 5 सिक्कों के आकार का एक उपकरण है और सर्जरी के माध्यम से इसे मानव मस्तिष्क के अंदर फिट किया जाएगा। तो सर्जरी के माध्यम से ये मानव मस्तिष्क के अंदर इसको फिट किया जाएगा। आइए बात करते हैं, ये जो है इसका मुख्य उद्देश्य जो बताया गया है, एम्योथेरेपी, लेटरल और स्क्लेरोसिस या पार्किंसन जैसे जो तंत्रिका संबंधी विकार हैं, बीमारियां हैं, उनको उपचार करना भी इसका काम है। और ये जो है, अगर मानव के अंदर ट्रायल मतलब कामयाब रहा, ये जो ट्रायल कामयाब रहा, तो चिप के जरिए जो आदमी देख नहीं सकते हैं वो भी देख पाएंगे। और पैरालिसिस से मरीज जो चल नहीं सकते हैं वो चल पाएंगे। और जो भी कंप्यूटर वो भी जो देख नहीं सकते या पैरालिसिस से चल नहीं सकते, ठीक है, वो कंप्यूटर भी चला पाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं इसकी खूबी, तो याद रखना। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, बोला गया है कि 16वें वित्त आयोग में कितने पूर्णकालिक सदस्यों की नियुक्ति की गई है। तो 16वें वित्त आयोग में जो है 4 पूर्णकालिक सदस्यों की नियुक्ति की गई है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, 4 लोगों की। आइए बात करते हैं इनके बारे में। दोस्तों, भारत सरकार के 16वें वित्त आयोग में 4 सदस्यों की नियुक्ति की गई है, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष तक रहेगा। ये जो 4 सदस्य हैं इनके बारे में जानते हैं। पहले हैं A.N. झा, जो पूर्व व्यय सचिव और 15वें वित्त आयोग के सदस्य हैं। दूसरे हैं एनी जॉर्ज मैथ्यू, ये व्यय विभाग के विशेष सचिव हैं। आइए तीसरे नंबर के जो हैं उनके बारे में जानते हैं। तीसरे जो हैं वो सौम्य कांति घोष हैं, जो कि SBI समूह के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। चौथे जो हैं वो है निरंजन राजाध्यक्ष, जो हैं ये अर्धा ग्लोबल के कार्यकारी निदेशक हैं। और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो हैं वो अरविंद बनगड़िया हैं, जो कि पहले नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे। तो ये भी थोड़ा सा याद रखेंगे। तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, वो बने हैं अरविंद पनगड़िया। और अरविंद जो पनगड़िया हैं वो पहले जो है इस आयोग के नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे। तो नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया। अब इनको 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। आइए दोस्तों बात करते हैं वित्त आयोग के बारे में। वित्त आयोग का जो जिक्र है वो संविधान के अनुच्छेद 280(1) के तहत इसको जो है वित्त आयोग को एक संवैधानिक जो है संस्था माना गया है। ठीक है, ये जो केंद्र और राज्यों के बीच जो पैसा कितना बटेगा, कितना खर्च होगा, इसकी देखरेख जो करता है वो वित्त आयोग के द्वारा इसकी देखरेख की जाती है। और पहला जो वित्त आयोग का गठन किया जाता है वो 1951 में किया जाता है। तो पहला वित्त आयोग 1951 में इसकी गठन किया जाता है, पहले वित्त आयोग की। और उस समय पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष जो बनाए जाते हैं वो KC नियोगी को बनाया जाता है। ठीक है, और NK सिंह जो है वो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। तो NK सिंह इनका नाम भी आप याद रखेंगे। तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछे आपसे तो NK सिंह बताएंगे। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछे तो KC नियोगी बताएंगे। और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो पूछे तो अरविंद पनगड़िया हो गए हैं। तो याद रखें। आइए बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है कि लघु बाण जाति द्रव्य क्रय लाभा योजना किस राज्य में शुरू की गई है। तो ये जो शुरू की गई है ये उड़ीसा राज्य में शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर जो B है ये आपका राइट आंसर है। उड़ीसा राज्य में जो है ये शुरू किया गया है ये योजना को। अब आइए दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं।
उड़ीसा राज्य ने लघु बाण जाति द्रव्यकाय लाभा योजना शुरू की है और ठीक है, लाभ योजना शुरू की है। ये जो लाभ योजना है लघु वन उपज MFP के लिए 100% और राज्य वित्त पोषित न्यून समर्थन मूल्य योजना है। अब हर साल जो ये लघु वन उपज है और का जो MSP राज्य तय करेगी, तो अब हर साल जो है लघु वन उपज का जो है ये कौन सा तय करेगी, ये तय करेगी MSP। ठीक है, याद रखें। और यह योजना जो है वो उड़ीसा की है और एक बड़ी आदिवासी आबादी को प्रभावित करेगी जो कि राज्य की कुल आबादी का लगभग 23% है। तो राज्य की जो कुल आबादी का 23% जो है आदिवासी आबादी है, तो याद रखें। आइए दोस्तों बात करते हैं राज्यों की प्रमुख योजनाओं के बारे में। इम्पोर्टेंट है, यहाँ से योजनाएं आपके एग्जाम में देखने को मिलेगी, तो थोड़ा सा इनको ध्यान देना। आपसे पूछे योगश्री योजना, ये पश्चिम बंगाल की योजना है। अबुआ आवास योजना, ये झारखंड की योजना है। लाडली बहना योजना, ये मध्य प्रदेश की योजना है। गृह लक्ष्मी योजना आपसे पूछे तो कर्नाटक की है। और सबल योजना ये हिमाचल प्रदेश की है। अगर आपसे पूछे मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना, ये असम राज्य की है। युवा मितान परिवहन योजना, ये छत्तीसगढ़ राज्य की है। और मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना, ये बिहार राज्य की योजना है। तो ये कुछ प्रमुख योजनाएं थी आपके लिए, थोड़ा सा इनको एक बार रिवीजन जरूर कर लेना। आइए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 है THDC इंडिया लिमिटेड द्वारा भारत की सबसे बड़ी ग्रीन हाइड्रोजन पायलट योजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इस योजना का जो उद्घाटन है वो उत्तराखंड राज्य में किया गया है। तो याद रखें ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर है। उत्तराखंड इसका राइट आंसर है। उत्तराखंड में जो THDC इंडिया लिमिटेड द्वारा भारत की सबसे बड़ी ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किया गया है और इस परियोजना का जो है वो ऋषिकेश के उत्तराखंड में विकसित की जाएगी। तो उत्तराखंड का स्थान पूछे तो वो है ऋषिकेश, तो ऋषिकेश में विकसित की जाएगी। और ये जो परियोजना है ये 1 मेगावाट रूफ सौर संयंत्र से प्रतिदिन 50 किलोग्राम ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगी। तो कितना करेगी प्रतिदिन? 50 किलोग्राम। तो 50 किलोग्राम जो है ये प्रतिदिन ग्रीन हाइड्रोजन गैस का उत्पादन करेगी। बात करते हैं दोस्तों इसके बारे में, जो THDC इंडिया लिमिटेड है ये विद्युत क्षेत्र का जो है इसे PSU है। तो ये विद्युत क्षेत्र का PSU है। और जो THDC है इसके फुल फॉर्म थोड़ा सा याद रखना। इसकी फुल फॉर्म क्या है? वो है टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, या नेशनल थर्मल पावर जो है या नेशनल थर्मो पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है ये विद्युत मंत्रालय और भारत सरकार के द्वारा जो है स्वामित्व में है। तो विद्युत मंत्रालय और भारत सरकार के द्वारा ये स्वामित्व में है, तो याद रखें। अब आइए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 है और बताया गया है कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत बढ़ेगी? तो जो भारत की अर्थव्यवस्था है वित्त वर्ष 2024-25 में वो 7% बढ़ने की अनुमान है। तो 7% इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर D याद रखेंगे। आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा जो है भारतीय अर्थव्यवस्था एक समीक्षा तैयार की गई है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है कि एक समीक्षा तैयार की गई है आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा, तो याद रखेंगे। और अगर आपसे पूछे मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन हैं तो वह है B अनंत नागेश्वरन। B अनंत नागेश्वरन ने रिपोर्ट की प्रस्तावना में यह लिखा है
कि वर्ष 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो 7% या उससे अधिक की विकास दर हासिल करेगी। तो इनका भी नाम थोड़ा सा याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। मुख्य आर्थिक सलाहकार पूछे तो अनंत नागेश्वर हैं, इन्होंने अपनी रिपोर्ट में प्रस्तुत की है और रिपोर्ट में लिखा है कि जो वर्ष 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था है वो 7% या इससे अधिक रहने का अनुमान है। और इस रिपोर्ट को जो है वो मिनी इकोनॉमिक सर्वे माना जा रहा है। तो मिनी इकोनॉमिक सर्वे इस रिपोर्ट को माना जा रहा है। आइए दोस्तों बात करते हैं, रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के जो 2030 तक 7 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की संभावना है। तो 2030 तक जो है भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो 7 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनने की संभावना है। और चालू जो वित्त वर्ष है भारत की अर्थव्यवस्था जो है 7.3% की दर से बढ़ने वाली है। और हाल ही में इंटरनेशनल जो मॉनेटरी फंड है जिसे बोलते हैं IMF ने वित्त वर्ष 2024-25 में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जो GDP ग्रोथ का अनुमान लगाया है वो लगाया है 0.20% से बढ़कर 6.5% कर दिया है। तो आइए दोस्तों इसके बारे में जान गए होंगे। अब आइए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। आपसे पूछा गया है कि झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो झारखंड के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं, वो बने हैं चंपई सोरेन। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका राइट आंसर है। चंपई सोरेन को झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। अब आइए दोस्तों बात करते हैं, चंपई सोरेन जो है वो हेमंत बिस्व शर्मा के इस्तीफा देने के बाद चंपई सोरेन को अब झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में बनाया गया है। और उन्हें जो है गठबंधन के विधायक दल का नेता चुना गया है। तो जो झामुमो और कांग्रेस और RJD ये जो है गठबंधन से इनको जो है विधायक दल का नेता चुना गया है। चंपई सोरेन जो है वो झारखंड के जो है मुक्ति मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं और जो है राउरकेला सीट से विधायक भी हैं और 2005 में लगातार राउरकेला के विधायक रहे हैं और उन्हें है झारखंड टाइगर के नाम से जाना जाता है। तो जो ये हैं चंपई सोरेन, इनको जो है झारखंड के टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं झारखंड के बारे में। झारखंड के जो स्थापना होती है वो 15 नवंबर सन 2000 में झारखंड की स्थापना होती है। राजधानी इसकी रांची है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन बनाए गए हैं और राज्यपाल जो हैं वो बनाए गए हैं CP राधाकृष्णन, यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा की सीटें आपसे पूछे तो 81 हैं, ठीक है। राज्यसभा की 6 सीटें हैं, लोकसभा की 14 सीटें हैं और यहाँ पर जो बेतला राष्ट्रीय उद्यान है झारखंड में। तो ये बातें याद रखना, सारी बातें। आइए दोस्तों बात करते हैं झारखंड के करंट अफेयर के बारे में। झारखंड के CM हेमंत सोरेन ने मंत्रिपरिषद की बैठक में अबुआ आवास योजना को मंजूरी दी है और झारखंड में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए जो पेंशन और OBC जो है दर्ज की गई और इसको मंजूरी दी गई है, तो याद रखेंगे। और झारखंड सरकार ने जो है एयर एम्बुलेंस सेवा भी शुरू की है और यहाँ पर जो है 15 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया जाता है झारखंड में। तो झारखंड में जो है 15 नवंबर को स्थापना दिवस मनाया जाता है झारखंड का। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8, एशियाई क्रिकेट काउंसिल के लगातार तीसरी बार अध्यक्ष कौन बने हैं। तो एशियाई क्रिकेट काउंसिल के जो तीसरी बार अध्यक्ष बनाए गए हैं वो अजय शाह को बनाया गया है। जो ऑप्शन नंबर जो B है ये राइट आंसर है। जय शाह को एशियाई क्रिकेट काउंसिल का तीसरी बार अध्यक्ष बनाया गया है। जय शाह जो हैं ये भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो BBCI के सचिव जय शाह एशियाई क्रिकेट परिषद के प्रमुख बने रहेंगे और जय शाह जो हैं वो 2021 में
पहली बार एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। और जय शाह जो हैं वो 2021 में ACC के अध्यक्ष बनने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। तो जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो अध्यक्ष बनने वाले जो जय शाह हैं, ये सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। दोस्तों, बात करते हैं एशियाई क्रिकेट परिषद के बारे में। ठीक है, एशियाई क्रिकेट काउंसिल के बारे में। तो इसकी स्थापना जो होती है वो 19 सितंबर 1983 को होती है। मुख्यालय इसका जो है वो कोलंबो श्रीलंका में है। और जो इसके अध्यक्ष हैं वो जय शाह इसके अध्यक्ष हैं। अब आइए दोस्तों, बात करते हैं खेल संस्थाओं के जो अध्यक्ष हैं उनके बारे में एक बार रिवीजन कर लेते हैं। यह आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। खेल संस्थाओं के अध्यक्ष, देखिए आपसे पूछे ICC के अध्यक्ष कौन है, तो गेक बर्कले हैं। तो ग्रेक जो बर्कले हैं वो ICC के अध्यक्ष हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के आपसे पूछे अध्यक्ष, तो जो हैं तैयब इकरामी यहाँ के अध्यक्ष हैं। जो हॉकी इंडिया के अध्यक्ष जो हैं वो दिलीप टर्की हैं। तो हॉकी इंडिया के जो अध्यक्ष हैं दिलीप टर्की हैं। FIFA फीफा के अध्यक्ष आपसे पूछे तो गियानी इन्फेंटिनो हैं। और भारतीय जो है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष आपसे पूछें तो कल्याण चौबे हैं। तो कल्याण चौबे जो हैं वो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष हैं। आइए दोस्तों, बात करते हैं, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन हैं, तो क्या बताएंगे, PT ऊषा। राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के अध्यक्ष आपसे पूछे तो BBS लक्ष्मण हैं। और टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ये है मेघना अहलावत। तो मेघना अहलावत जो है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किए गए हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में अगर भारत की रैंक क्या है आपसे पूछा है, तो इसमें जो भारत की रैंक है वो 93 है। ऑप्शन नंबर जो C है ये राइट आंसर है। 90C इसका राइट आंसर है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत की रैंक जो है वो 93 रैंक है। आइए दोस्तों, बात करते हैं इसके बारे में। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की 180 देशों की करप्शन जो रिपोर्ट जारी की गई है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की 180 देशों की करप्शन रिपोर्ट इसमें जारी की गई, जिसमें भारत का स्थान जो है वो है 92 स्थान पर भारत रहा। ठीक है, और ये जो है, जबकि अगले साल 2022 में जो भारत की रैंक थी वो 85 थी, अब बढ़कर हो गई है 93। 2023 की रिपोर्ट में भारत का जो स्कोर है वो 39 निर्धारित किया गया और 2022 में यह स्कोर 40 था। आपसे बात करें कि 2000 जो है इसमें जो पहले स्थान पर है वो है डेनमार्क इसमें फर्स्ट स्थान पर है और सबसे कम भ्रष्टाचार है डेनमार्क। तो ये भी बात याद रखेंगे। जबकि सोमालिया जो है वो 180वीं रैंक पर है। सबसे ज़्यादा भ्रष्ट देश सोमालिया है इसमें। तो सोमालिया सबसे ज़्यादा भ्रष्ट देश है। और आपसे सबसे कम भ्रष्ट देश पूछे नंबर 1 पर कौन है, तो डेनमार्क है। और भारत जो है इसमें 93 देशों पे है। अब आइए दोस्तों, बात करते हैं, यहाँ पर आपसे पूछा गया है इस इंडेक्स के लिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के जो एक्सपर्ट हैं वो हर देश में पब्लिक सेक्टर में भ्रष्टाचार का आकलन करते हैं। तो याद रखना कौन करता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इसके बाद जो है हर देश में जो ये हैं वो 0 से 100 के बीच स्कोर दिया जाता है इनको। और जिस देश में जितना ज़्यादा भ्रष्टाचार होता है उसे उतने कम स्कोर दिए जाते हैं। तो जिस देश में जितना भ्रष्टाचार होगा वो उतना कम स्कोर दिया जाएगा। और इसी धारणा पर इंडेक्स रैंकिंग निर्धारित की जाती है। अब दोस्तों, बात करते हैं भ्रष्टाचार धारण सूचकांक में 2023 में टॉप देश कौन कौन से हैं।
देखिए टॉप देश पहले तो डेनमार्क है, दूसरे नंबर पर फिनलैंड है, तीसरे नंबर पर न्यूजीलैंड है और चौथे नंबर पर नॉर्वे है। आपसे 5वें नंबर पर बात करें तो सिंगापुर है, तो याद रखेंगे। छठे नंबर पर 2 देश हैं, एक स्वीडन है, एक स्विट्जरलैंड है। 9वें नंबर पर भी 2 देश हैं, एक है जर्मनी और एक है लग्जमबर्ग। तो ये थोड़ा टॉप 10 देश थे, याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि प्रमुख देशों की रैंकिंग क्या क्या है तो उसके बारे में बता देता हूँ। अमेरिका की रैंकिंग आपसे पूछे तो 24वीं रैंक है अमेरिका की। ब्रिटेन की यहाँ पर 20वीं रैंक है भ्रष्टाचार में, और फ्रांस की 20वीं रैंक है, जर्मनी की 9वीं रैंक है, रूस की पूछे तो 141 रैंक है, और चीन की 76वीं रैंक है, और पाकिस्तान की 133वीं रैंक है। तो याद रखेंगे दोस्तों, भारत की पता है कि 93 देश नंबर पे है भारत। आइए दोस्तों बात करते हैं सर्वाधिक भ्रष्टाचार वाले देश के बारे में जान लेते हैं जो सर्वाधिक भ्रष्टाचार हैं। देखिए इस सूचकांक में निचले स्तर पर उत्तरी कोरिया है 172वें स्थान पर, और अफगानिस्तान जो है और म्यांमार, ये दोनों अफगानिस्तान और म्यांमार जो हैं वो हैं 162वें स्थान पर। भ्रष्टाचार के मामले में सोमालिया सबसे अधिक भ्रष्ट है, जो कि दुनिया के 180 देशों की सूची में सोमालिया सबसे आखिरी पायदान पर है, मतलब कि 180वें नंबर पर है। सोमालिया 180वें नंबर पर है, 180 नंबर सोमालिया का है और सबसे निचली पायदान पर है। सबसे अधिक भ्रष्ट देश सोमालिया को घोषित किया गया है। अब दोस्तों आइए बात करते हैं 2024 के प्रमुख सूचकांक के बारे में। तो ये थोड़ा सा इनको भी ध्यान रखना। आपसे पूछे कि आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2024 जो है ये जारी की गई, जिसमें भारत का स्थान 66वां था, और पहला स्थान आपसे पूछे तो यूएई का था। तो यूएई का पहला स्थान था, भारत का 66वां स्थान था। क्यूएस सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग जो है दिल्ली विश्वविद्यालय को मिला गया है, इसमें एक 220वां स्थान, और कनाडा का जो टोरंटो विश्वविद्यालय वो पहले स्थान पर रहा। तो क्यूएस सस्टेनेबल जो है ये सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग जारी की गई, जिसमें जो है दिल्ली विश्वविद्यालय 220वें स्थान पर रहा, और कनाडा का जो टोरंटो विश्वविद्यालय है वो पहले स्थान पर रहा। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 जो जारी की गई, इसमें भारत 7वें स्थान पर रहा है, और पहले और दूसरे स्थान पर आपसे पूछे इसमें कोई देश नहीं रहा। तो पहले स्थान पर और दूसरे स्थान पर इसमें कोई देश नहीं है, और चौथे स्थान पर है डेनमार्क, 5वें स्थान पर है इस्टोनिया, और दोस्तों और छठे स्थान पर है फिलीपींस। तो याद रखेंगे 7वें स्थान पर अपना भारत है। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में। इसमें जो भारत की रैंक है वो 80वीं रैंक है 2024 में, और फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली, सिंगापुर और स्पेन ये पहले स्थान पर है। तो इतने देश जो हैं वो पहले स्थान पर हैं, और इसमें भारत की जो रैंक है 2024 में वो 80 नंबर पे है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में जो है भारत की 161वीं रैंक थी, और पहले स्थान पर जो था वो नॉर्वे था। विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2023 में भारत की रैंक 126वीं थी, और पहले स्थान पर जो है वो फिनलैंड था। तो याद रखेंगे। अब आइए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, जो कि हमारा आज का आखिरी प्रश्न है। आपसे पूछा गया है कि भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो भारतीय तटरक्षक जो दिवस है वो हर साल 1 फरवरी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये राइट आंसर है। 1 फरवरी को प्रतिवर्ष जो है तटरक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब आइए दोस्तों बात करते हैं इसके बारे में। भारतीय तटरक्षक दिवस जो है वो प्रतिवर्ष 1 फरवरी को मनाया जाता है, और भारतीय तटरक्षक बल जिसे बोलते हैं आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड, ये 1 फरवरी 2024 में अपना जो है वो 48वें नंबर का स्थापना दिवस मनाया है। जो इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना जो होती है वो होती है 1 फरवरी 1977 को, इसीलिए प्रतिवर्ष 1 फरवरी को जो है भारतीय तटरक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और समुद्री जो माल की तस्करी को रोकने के लिए इसकी स्थापना की जाती है।
तो समुद्री माल को तस्करी को रोकने के लिए जो है इसकी स्थापना की जाती है। भारतीय तटरक्षक बल लगभग जो है 7516.60 किलोमीटर क्षेत्र में भारतीय समुद्री तट की सुरक्षा की जिम्मेदारी को संभालता है और यह दुनिया की चौथी सबसे बड़ी शक्तिशाली तटरक्षक है। तो चौथी सबसे बड़ी शक्तिशाली तटरक्षक है और वर्तमान में इसके जो महानिदेशक हैं वो है राकेश पाल। तो इनको थोड़े से याद रखें, भारतीय तटरक्षक बल के जो महानिदेशक हैं राकेश पाल हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं फरवरी माह के प्रमुख दिवस के बारे में, एक बार पूरा रिवीजन करते हैं। आपसे पूछे 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्र भूमि दिवस। 3 फरवरी को आपसे पूछे तो राष्ट्रीय गोल्डन जो है रिट्रीवर दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी को कैंसर दिवस, 4 फरवरी को भी श्रीलंका का राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है। और इसी दिन जो है 4 फरवरी से 12 फरवरी तक अंतर्राष्ट्रीय जो है विकास सप्ताह मनाया जाता है। 6 फरवरी को बात करें तो सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया जाता है। तो 6 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया जाता है। 10 फरवरी को जो मनाया जाता है वो राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाता है और इसी दिन विश्व दलहन दिवस भी मनाया जाता है। 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है और इसी दिन विश्व रेडियो दिवस के साथ साथ सरोजिनी नायडू की भी जयंती मनाई जाती है। 14 फरवरी को जो है विश्व जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस भी मनाया जाता है। आइए दोस्तों बात करते हैं आगे। 16 फरवरी को जो मनाया जाता है वह विश्व मानव विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश की स्थापना दिवस मनाई जाती है और 20 फरवरी को ही विश्व सामाजिक न्याय दिवस भी मनाया जाता है। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस मनाया जाता है और 23 फरवरी को विश्व शांति और समझ दिवस मनाया जाता है। विश्व शांति और समझ दिवस। 24 फरवरी को जो मनाया जाता है वो केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है और 27 फरवरी को विश्व NGO दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी आपसे पूछे तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है और इसी दिन दुर्लभ रोग दिवस भी मनाया जाता है। तो ये थे फरवरी माह के जो भी प्रमुख दिवस थे, मैंने आपको रिवीजन करवाया दोस्तों। अब आइए दोस्तों बात करते हैं कल की क्लास का रिवीजन का। पहला क्वेश्चन था कि किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी को रोवर ने मंगल ग्रह पर पानी की पुष्टि की है? तो किस अंतरिक्ष एजेंसी के रोवर ने पुष्टि की है? तो ये नासा। ऑप्शन जो है पहला नासा सही है। तो फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो अजीत मिश्रा को। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज ट्रिपल सेंचुरी का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो ये तन्मय अग्रवाल ने बनाया। HPCL के बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया है? तो ये बदायूं में किया गया है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट था मेरा क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा बल का गठन किया? तो पंजाब सरकार ने। टाटा समूह और एयरबस के द्वारा H125 हेलीकॉप्टरों की मैन्युफैक्चरिंग कहाँ की जाएगी? तो बड़ौदा गुजरात में की जाएगी। बिहार के 9वीं बार मुख्यमंत्री कौन बने? तो नीतीश कुमार बने हैं। आगे देखिए नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जिसने जीता? तो ये जीता है यानिक सिनर ने। और नेक्स्ट है डिजिटल कोर्ट 2.0 एप्लीकेशन किसने लॉन्च की है? तो ये PM मोदी द्वारा लॉन्च की गई है। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? तो प्रीति रजक बनी है, याद रखेंगे। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं स्टैटिक GK के रिवीजन के बारे में। पहला क्वेश्चन है साइलेंट वैली कहाँ पर है? तो ये केरल राज्य में है। सैलम बांध आंध्र प्रदेश में किस नदी पर है? तो ये है कृष्णा नदी पर। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये 30 वर्ष होनी चाहिए। भारतीय संविधान के जो है अनुच्छेद 17 में जो है अस्पृश्यता के अंत का वर्णन किया गया है और भारत का राज्य चिन्ह सारनाथ के जो ऊपर है अशोक स्तंभ के ऊपर जो है निर्मित जो है शीर्ष की
कृति है, तो सारनाथ से ये ली गई है। अगर आपसे पूछे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो नागर शैली में किया गया है। नियाग्रा जलप्रपात जो है किसके बीच स्थित है, तो ये यूएसए और कनाडा देश के बीच स्थित है नियाग्रा जलप्रपात। ठीक है। द वॉइस ऑफ द हार्ट जो है ये मृगलानी साराभाई की आत्मकथा है। तो किसकी आत्मकथा है, तो साराभाई की आत्मकथा है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष बनने वाले प्रथम भारतीय नागरिक कौन थे, तो डॉक्टर नागेंद्र सिंह थे। तो ये था स्टैटिक जीके का रिवीजन, याद रखेंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं कल के प्रश्न का। कल का हमारा प्रश्न था आपसे, महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन बनी है, तो इसका जो राइट आंसर था रश्मि शुक्ला। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर था रश्मि शुक्ला, और सर्वेश काजी ने इसका राइट आंसर दिया है। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के प्रश्न का। आज का हमारा आपसे प्रश्न है कि बिम्स्टेक महासचिव पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अधिकारी कौन बने हैं, तो इसका जो राइट आंसर है आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत।